स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका लक्ष्य 2.1 करोड़ युवाओं को कार्यबल में शामिल करना है जिनका वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह तक होगा। 2. सरकार 1 महीने का वेतन अधिकतम 15,000 रुपए 3 किस्तों में सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में जमा कराएगी। 3. सभी औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन यदि नियुक्ति के 12 महीने के भीतर रोजगार समाप्त हो जाता है तो नियोक्ता को सब्सिडी वापस करनी होगी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नौकरी पाने वालों के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ए का लक्ष्य 2.1 करोड़ युवाओं को कार्यबल में शामिल करना है जिनका वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह तक है, अतः कथन 1 सही है। सरकार 1 महीने का वेतन अधिकतम 15,000 रुपए 3 किस्तों में सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में जमा कराएगी, अतः कथन 2 सही है। सभी औपचारिक क्षेत्र इसके दायरे में आते हैं, लेकिन अगर नियुक्ति के 12 महीने के भीतर रोजगार समाप्त हो जाता है तो नियोक्ता को सब्सिडी वापस करनी होगी, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 96 बिग कैट रेंज वाले देशों और नॉन रेंज वाले देशों का एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है। 2. इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों यानी बिग कैट और उनके आवासों का संरक्षण करना है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यह 96 बड़ी बिल्लियों वाले देशों और नॉन रेंज वाले देशों का एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है, अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों और उनके आवासों का संरक्षण करना है, अतः कथन 2 सही है। यह पहल 7 बड़ी बिजली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। बता दें कि बड़ी बिल्लियों से तात्पर्य बड़ी जंगली बिल्ली प्रजातियों से है जो आमतौर पर पैंथेरा वंश से संबंधित होती हैं, हालांकि कुछ अन्य प्रजातियां भी इसमें शामिल हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, विटामिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. विटामिन ए आंखों की दृष्टि के लिए आवश्यक है और एक वसा घुलनशील विटामिन है। 2. विटामिन के शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। 3. विटामिन ई मुख्य रूप से घाव भरने में सहायक होता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3 सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विटामिन ए वसा घुलनशील विटामिन है जो दृष्टि प्रतिरक्षा तंत्र और त्वचा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में रात को दिखने में समस्या हो सकती है जिसे रतौंधी कहा जाता है, अतः कथन 1 सही है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। यह जख्मों को भरने में आवश्यक है और इसके बिना अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। यह विटामिन मुख्यतः हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, अतः कथन 2 सही है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन यह घाव भरने के लिए नहीं बल्कि कोशिका झिल्ली की रक्षा और प्रतिरक्षा को मजबूत करने में सहायक होता है, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इस समूह का हिस्सा है जो सामूहिक रूप से वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन में लगभग 44% का योगदान करते हैं। 2. फोर्टालेजा 2014 में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्रिक्स समूह। ब्रिक्स विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का संक्षिप्त नाम है। ईरान, सऊदी अरब और यूएई इस समूह का हिस्सा है जो सामूहिक रूप से वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन में लगभग 44% योगदान करते हैं, अतः कथन 1 सही है। फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। 2. इसका कर्तव्य केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों एवं मानकों की सिफारिश करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA, इसका गठन अक्टूबर 2018 में भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 की उपधारा 1 के तहत किया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका कर्तव्य केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली रेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों एवं मानकों की सिफारिश करना है। अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक नैतिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक ऐसी अवधारणा है जो संविधान में अंतर्निहित सिद्धांतों और मूल्यों को संदर्भित करती है तथा सरकार एवं नागरिकों दोनों के कार्यों का मार्गदर्शन करती है। 2. भारतीय संविधान के भाग 3 में संवैधानिक नैतिकता शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैधानिक नैतिकता यह एक अवधारणा है जो संविधान में अंतर्निहित सिद्धांतों और मूल्यों को संदर्भित करती है तथा सरकार एवं नागरिक दोनों के कार्यों का मार्गदर्शन करती है। अतः कथन 1 सही है। भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। हालांकि यह अवधारणा दस्तावेज के मूल सिद्धांतों में अंतर्निहित है जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर जोर देती है। अतः विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में बाल विवाह को नियंत्रित करने के रूप में पहला विधिक हस्तक्षेप बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 था। 2. बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी PCMA 2006 के तहत विवाह की विधिक आयु महिलाओं के लिए 21 वर्ष तथा पुरुषों के लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई, जो बाल विवाह को नियंत्रित करने के क्रम में पहला विधिक हस्तक्षेप था। अतः कथन 1 सही है। बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी PCMA 2006 द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाई गई तथा इसका उद्देश्य विधिक उम्र से पूर्व बच्चों की विवाह को रोकना है। इस अधिनियम के तहत विवाह की विधिक आयु महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, रोगाणुरोधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एंटीमाइक्रोबियल शब्द का व्यापक अर्थ एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीपैरासिटिक से है, जिनका उपयोग मनुष्यों, पशुओं और पौधों में किया जाता है। 2. वर्ष 2000 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कृषि और पशुपालन क्षेत्रों में एंटीबायोटिक वृद्धिवर्धकों के प्रयोग को तेजी से समाप्त करने की सिफारिश की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एंटीमाइक्रोबियल एक सर्वव्यापी शब्द है जिसमें मनुष्यों, जानवरों और पौधों को दिए जाने वाले एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीपैरासिटिक्स शामिल हैं। अतः कथन 1 सही है। 1950 के दशक से इनका दुरुपयोग और अत्यधिक उपयोग न केवल बीमारियों के इलाज के लिए किया गया है, बल्कि औद्योगिक पैमाने पर खाद्य उत्पादन में विकास प्रवर्तक के रूप में भी किया गया है। वर्ष 2000 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कृषि और पशु क्षेत्रों में एंटीबायोटिक वृद्धि प्रवर्तकों को तेजी से समाप्त करने की सिफारिश की थी। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों की शिक्षा हेतु प्राथमिक लक्ष्य का सबसे बेहतर वर्णन करता है? A. कक्षा 3 एक आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान से अवगत है। B. कक्षा 3 तक उन्नत वैज्ञानिक अवधारणाओं का परिचय कराना। C. केवल पाठ्येतर गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना।
या डी कक्षा का आकार घटाकर प्रति कक्षा 20 विद्यार्थी करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कक्षा 3 तक आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान से अवगत कराना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए 21वीं सदी के लक्ष्यों एवं सतत विकास लक्ष्य संख्या 4 यानी SDG 4 को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार करके भारत की उभरती विकास आवश्यकताओं को पूरा करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत के सभी बच्चों में कक्षा 3 तक बुनियादी भाषा और गणित कौशल विकसित करना है। इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया, जिसे वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं, जो अफीम उत्पादन और वितरण का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र है। 2. गोल्डन ट्रायंगल लाओस, म्यांमार और थाईलैंड के मध्य पर स्थित है, जो हेरोइन उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं, जो अफीम उत्पादन और वितरण का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र है, अतः कथन 1 सही है। इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे भारतीय राज्यों पर पड़ता है। गोल्डन ट्रायंगल लाओस, म्यांमार और थाईलैंड के मध्य पर स्थित है, जो हेरोइन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार वैश्विक हेरोइन का 80% उत्पादन करता है, अतः कथन 2 सही है। भारत, वियतनाम, थाईलैंड और लाओस के मार्गों द्वारा तस्करी की जाती है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, लाल बौने तारों यानी रेड ड्वार्फ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे आकाशगंगा के अधिकांश तारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2. इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 60% है। 3. उनका लाल रंग अत्यंत उच्च तापमान को प्रदर्शित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लाल बौना सबसे छोटा, सबसे ठंडा तारा है, जो आकाशगंगा में 60 से 70% तारों का प्रतिनिधित्व करता है, अतः कथन 1 सही है। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 0.08 से 0.6 गुना या 60% होता है। लाल बौने तारों से छोटे पिंडों को भूरा बौना तारा कहा जाता है तथा वे हाइड्रोजन संलयन के माध्यम से प्रकाशित नहीं होते, अतः कथन 2 सही है। इसका लाल रंग कम तापमान को दर्शाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ब्लू इकोनॉमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक अवधारणा है जो आर्थिक विकास के लिए महासागर के संसाधनों के सतत उपयोग को संदर्भित करती है, साथ ही महासागर के स्वास्थ्य की रक्षा भी करती है। 2. ब्लू इकोनॉमी 2.0 का उद्देश्य एकीकृत और बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ बहाली तथा अनुकूलन उपायों, तटीय जलीय कृषि एवं समुद्री कृषि पर ध्यान केंद्रित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।